प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, एनसी से उमर अब्दुल्ला, आरजेडी से तेजस्वी यादव समेत कई और नेताओं ने इस बैठक में शामिल होकर अपनी मौजूदगी रखी। इंडी गठबंधन की यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। खबर पटना से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई और इसी बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। आपको बताते चलें कि इस बैठक में यूपी के सांसद अमरपाल मौर्य, संगठन मंत्री सहित प्रदेश कमेटी के सदस्य शामिल हुए। तो ये मौर्य के साथ साथ बताते चलें, संगठन मंत्री सहित प्रदेश कमेटी के तमाम सदस्यों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। इसी बैठक में यूपी के सांसद अमरपाल मौर्य की मौजूदगी रही, संगठन मंत्री की मौजूदगी रही और ये बताया जा रहा है कि बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की गई। अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसी आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन कर अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवारों की अगर बात करें तो भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित मैदान में। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी और प्रजापति के अलावा ललन प्रसाद उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान एनडीए के सभी दिग्गज नेताओं का महाजुटान भी नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं इस विश्वास को खरा करने की कोशिश करूँगा। सब लोगों ने अभी नॉमिनेशन किया था, मुझे लगता है कि जिस टाइप से एनडीए ने प्रत्याशी दिया है इस बार, उस सामाजिक समीकरण पार्टी के लोग लार्जर एप्रिसिएशन है। जेडीयू में तो हम लोगों ने 50% महिलाओं को दिया, 4 में 2 महिलाओं को दिया। वो भी है जो हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी का जो तरीका रहा है काम करने का, जिस हिसाब से वो अनेक समाज को जोड़ कर करते रहे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड से, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया है। बैद्यनाथ राम ने 2 सेट में अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया, जिसमें दोनों सेट में 10-10 प्रस्तावक मौजूद रहे। नामांकन के दौरान महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायकों की मौजूदगी भी देखने को मिली। तो जेएमएम की तरफ से आपको बताते चलें, इस वक्त राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर तमाम जो हलचल चलती हुई नजर आ रही है, उसमें बैद्यनाथ राम ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस नामांकन पर्चे को दाखिल करने के दौरान साफ तौर पर नजर आई। बैद्यनाथ राम ने 2 सेट में अपना ये नामांकन पत्र दाखिल किया। कोई भी मिल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारा गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे। जेएमएम उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में प्रणव झा ने 2 सेट में नामांकन पत्र भरा। इस दौरान महागठबंधन के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और विजय दोनों प्रत्याशियों की, गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और बड़ी खबर रांची से, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां महागठबंधन की एकजुटता का एक मजबूत संदेश इस दौरान दिया गया। और सबसे खास बात यह रही कि दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। इसे महागठबंधन की एकजुटता और राज्यसभा चुनाव में साझा रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों नामांकन के दौरान गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की ये तस्वीर, और इस नामांकन की तस्वीर में बहुत कुछ खास, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एकजुटता की, जहां पर दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई और आवास से हटाए गए सुरक्षा कर्मी अब भी वहीं पर तैनात हैं। नई पोस्टिंग नहीं मिलने की वजह से कई जवान सड़क के किनारे और पुलिस वैन में रहकर ड्यूटी करने के लिए देखिए इस वक्त मजबूर नजर आते हैं। प्रचंड गर्मी है और इस दौरान उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। राबड़ी देवी के आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है, यानी सुरक्षा में कटौती की गई है। लेकिन जिन जवानों को वहां से हटाया गया है उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। ऐसे में वो जवान कैसे ड्यूटी कर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आवास के बगल में जो पार्क बना हुआ है, जो सड़क किनारे जगह बना हुआ है, वहां पर ये जवान रह रहे हैं। और देखिए, इतनी गर्मी में ये लोग यहीं पे सड़क किनारे ही डटे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मी आवास से जरूर हटाए गए हैं, लेकिन नई पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण ये जवान सड़क किनारे ही ड्यूटी कर रहे हैं। और ये जो इनका वैन है, ये देखिए वैन ही इनका अभी फिलहाल जो ड्यूटी करने का स्थल है वो बना हुआ है। और बिल्कुल इतनी प्रचंड गर्मी में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इनका खाना पीना रहना सब कुछ सड़क किनारे ही हो रहा है। वैन में ही रहकर वो ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं। और देखिए, सड़क किनारे सारे जवान आपको नजर आएंगे, क्योंकि नई पोस्टिंग अभी नहीं मिली है और ऐसे में इस गर्मी में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लू का खतरा बना हुआ है। ऐसे में इस सिचुएशन में भी ये जो तमाम जवान है, क्योंकि नई पोस्टिंग नहीं मिली है, ये ड्यूटी कर रहे हैं। और यहीं पर जो पूरा दिन है, क्योंकि ड्यूटी करना है, नई पोस्टिंग भले मिले ना मिले, जगह मिले ना मिले, राबड़ी आवास से उन्हें हटाया गया है। और ऐसे में वो लोग इस स्थिति में ड्यूटी करने पर यहाँ मजबूर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, क्योंकि जगह नहीं है तो ऐसे यहाँ मिट्टी पर ही वो यहाँ बैठ रहे हैं। और इनके जो वर्दी है ऐसे पैर पर सम्मान के रूप में रखा हुआ है, क्योंकि वो नीचे नहीं रख सकते हैं, उसका भी सम्मान है, जगह नहीं है रखने का। और पूरी प्रचंड गर्मी में इस तरीके से ये लोग ड्यूटी करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई आदेश नहीं आया कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ ड्यूटी करेंगे। तो ऐसे में ये राबड़ी आवास पर इन्हें पोस्टिंग थी, वहां से सुरक्षा कर्मी हटाए गए हैं, नई जगह निर्धारित नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी भी राबड़ी आवास के पास ही सड़क किनारे ये तमाम सुरक्षा कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में यहाँ सड़क किनारे रहने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की गई है और ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। पीएमएलए कोर्ट का एक बड़ा फैसला और दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद से इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। 8.86 एकड़ जमीन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिल पाई है। हेमंत सोरेन को यह राहत नहीं मिली। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। 28 जून 2024 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली और उन्हें एक राहत मिली थी, लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से उनकी परेशानी बढ़ा दी है। फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका जरूर दायर कर दी। हालांकि आज सुनवाई हुई नहीं, कल केस की सुनवाई होगी। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के मामले में आपराधिक इतिहास मांगा गया है और वहीं ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद के फैसले को आज सुरक्षित रख लिया गया। खान सर की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। हालांकि आज खान सर के वकील के द्वारा पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है, लेकिन आज खान सर के केस की सुनवाई नहीं हो सकी। संभवतः कल या परसों सुनवाई हो। जहां तक उनके बॉडीगार्ड के केस का मामला है तो उनका केस डायरी मांगा गया, जो आपराधिक हिस्ट्री है वो मांगी गई है। और अगर ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की बात करें तो उनके आदेश को आज रिजर्व रखा गया है। तो खान सर की बात अगर करें तो खान सर के केस की आज सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि उनके वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। अब कल सुनवाई हो या उसके अगले दिन सुनवाई हो, लेकिन जो खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है वो लगातार लटकी रही है। खान सर की तलाश पुलिस भी कर रही है और कई मामलों में खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां तेज रफ्तार बाइक ने सड़क के किनारे खड़ी एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची करीब 20 फीट आगे जाकर गिरी। घटना के बाद बाइक सवार यहां से फरार हो गया। घटना को देख लोग
यहां पर अफरा तफरी उनके बीच नजर आई। बच्ची को फिलहाल गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सिराजाबाद गांव की है। अगली खबर मोतिहारी से, जहां ढाका मोतिहारी मुख्य मार्ग पर प्रतापपुर शिव मंदिर के पास वाहन की चपेट में आने से 26 साल के ऋषि कुमार की मौत हो गई। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। स्थानीय लोग साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं और जानकारी के मुताबिक युवक दूध सप्लाई कर घर लौट रहा था और तभी सड़क हादसे का वो शिकार हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है और सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है। और अब बात बेगूसराय की, जहां लाखों थाना क्षेत्र के खातोपुर स्थित एक होटल में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंग युवकों ने होटल संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट की है। होटल मालिक के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी होटल में घुसे और हमला कर दिया। घटना में होटल मालिक समेत 3 लोग घायल हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। वो बोला कि नहीं 75 रुपया में देना होगा, बगल में दे रहा, तुम काहे नहीं देगा। हम बोले भाई हम नहीं देंगे। बस एक थाप मार दिया, एक थाप मारा तो हम भी एक थाप मार दिए। मारने के बाद जो है करीब वो फ़ोन किया 20-25 को लड़का से, एकाएक आया, पूरा एकदम सबको तोड़ना चालू कर दिया। गुप्ता जी लाइन होटल राजधानी सब्जी मंडी के पास में है। राजेश कुमार, हम किसी को पहचानते न, हम लोग के साथ में होवे किया, हमको मार पीट रहा था। उसके बाद जो है स्टाफ लोग छुड़ाने के लिए आया तो स्टाफ लोग को भी पूरा दिया। खबर जहानाबाद से, जहां भिलावर थाना क्षेत्र के निसरपुर गांव निवासी मुन्ना कुमार की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई है। बीती रात अपराधियों ने गोली मारी थी। मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को NH 22 पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि 1 महीने पहले भी परिवार के एक सदस्य की हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मौके पर पहुंचे एसपी ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अंदर केस हुआ था 194/26 भिलावर थाना अंतर्गत, उसी से रिलेटेड ये केस है। लगभग 15 दिन पहले एक युवक की हत्या हुई थी और जो ये गोली चली है ये उसके चाचा पे चली है। तो एक ही घर में 2 बार ये गोली चली है। तो जो लोग थे वहाँ के गांव के, वो काफ़ी आक्रोशित थे। जो परिजन थे उनके द्वारा बताया गया कि SHO के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी क्रम में हमने उसका संज्ञान भी लिया है और SHO की जो लापरवाही है उसको संज्ञान में लेते हुए SHO को निलंबित कर दिया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा चौक पर बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 दुकानों में घुसकर हजारों रुपए लूट लिए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी लूटपाट की और यहां से फरार हो गए। घटना से नाराज स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने NH 28 को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की है और फतेहा चौक पर पुलिस की गश्ती और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। आज 20,000 रुपया दे दो और गल्ला खाली करो, यही सब कह करके और उसके बाद जो है सो पिस्तौल के बल पर जो था गल्ला दे वो ले लिया। लगभग कितना होगा गल्ला? लगभग 10 से 15,000 के बीच में होना चाहिए। और जो है तो पिस्तौल के बल पर हमको दिखा। दुकानदार भी चुपचाप डर के मारे रुपया दे देता है, नाम लेता नहीं है। नाम लेगा तो दुकानदार जब पहचानता है दुकानदार तो नाम काहे लेगा? नाम तो इसी को कहना चाहिए। लगता है डर से नाम नहीं ले पाता। ग्रामीण है, ग्रामीण की नहीं पहचानता है। 3 गो 4 गो बाहरी है, 1 गो ग्रामीण है, ये नाम सबको जानता है। इससे पहले भी इनके साथ घटना हुई है कई बार, 1-2 बार नहीं। रंगदारी मांगा जाता है, कभी आता है कोई सामान लेके चल जाता है, कभी आता है कोई सामान लेके चल जाता है, गाली गलौज करते रहता है, जो सामान सब करते रहता है। मालवीय नगर अग्निकांड के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। दोनों आरोपियों को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। होटल मालिक लवकेश बजाज और शेफ की पेशी। होटल मालिक लवकेश बजाज के 4 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है, वहीं शेफ केशव नेगी का भी 2 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है।
मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हादसे में घायल एक और विदेशी नागरिक की मौत हो गई। वहीं इस मामले में जांच अब भी तेजी से चलती हुई और इसी सिलसिले में कल दिल्ली पुलिस शेफ केशव नेगी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी और पूछताछ में केशव नेगी ने जो बयान दर्ज कराया उसका घटनास्थल से मिलान कराया गया। पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई। केशव नेगी ने बयान दिया कि होटल के किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव फटने से आग लगी। नेगी ने पूछताछ में यह भी कहा कि बुधवार सुबह रसोई में इलेक्ट्रिक स्टोव चालू करने के कुछ ही देर के बाद आग लग गई। उसका दावा है कि स्टोव में विस्फोट हुआ जिससे आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट से 15 किलो गांजा बरामद किया गया है। कस्टम विभाग ने इस गांजे को बरामद किया है। कस्टम विभाग ने इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक बड़ी ड्रग की तस्करी के साजिश को नाकाम कर दिया है। 15.38 किलोग्राम गांजे की बरामदगी हुई है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 5 करोड़ 38 लाख के आसपास बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों को खुफिया सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर 2 यात्रियों पर शक हुआ जो कुआलालंपुर से फ्लाइट D7182 से दिल्ली पहुंचे थे। ग्रीन चैनल पार करने के बाद दोनों यात्रियों को रोककर इसकी जांच की गई और इसी दौरान दोनों से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। पिछले 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे। 12 सालों में गरीबों और वंचितों का कल्याण हुआ। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे और स्वच्छ भारत पर लगातार हमारा फोकस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वो पोस्ट है जो 12 साल पूरे होने पर सरकार के किया गया, जिसमें उन्होंने इस दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि हमने पिछले 12 सालों में भारत के अंदर कई बदलाव देखे हैं। गरीबों और वंचितों का कल्याण होते हुए देखा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे और स्वच्छ भारत हम सबका संकल्प है और उसी पर फोकस भी। अगली खबर झारखंड के सरायकेला से, जहां कोल्हान में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों की रबी धान की फसल खराब हो गई। हाथीनादा, काशीपुर, लावा, उड़िया समेत कई गांवों में सैकड़ों एकड़ खेती में पानी भर चुका और किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत और खेती में लगी हुई उनकी सारी पूंजी डूबने के कगार पर है। किसानों की मांग है और शिकायत भी, जिसके बाद विधायक सविता महतो ने डैम अधिकारियों से बातचीत की और चांडिल डैम के 3 फाटक खुलवाए गए। फाटक खुलने के बाद खेतों से पानी निकलना शुरू हो चुका है। किसानों ने राहत मिलने पर विधायक का आभार जताया और फसल नुकसान का मुआवजा भी देने की मांग की। 2-3 एकड़ में घुसा है मेरा, कम से कम 50-60 हजार रुपया का धान है। सब अभी सड़ने को जा रहा है, पानी घुस गया है। तो सरकार अब क्या करना चाहती है? वही सरकार से हम लोग चाहते हैं कि पानी को थोड़ा 2-3 तो रेडियल खोल दे, तो मतलब कितने दिन के लिए? हाँ, महीने भर के लिए। आज हमारा चांडिल बांध प्रभावित गांव, अगर मेरा रसुनिया पंचायत की बात करूँ, हाथीनादा, पियालडी, अगर मैं नीमडी प्रखंड की बात करूँ तो लावा, अंडा, हुट्टू, कल्याणपुर, कुकड़ू प्रखंड की अगर बात करूँ तो बांदावीर, केंदादा, उसके बाद कई ऐसे गांव है, आदाडी, चौका, जहां पर अभी जो ग्रामीण या विस्थापित जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जो परेशान है, किसी तरह से जीवन यापन कर अगर धान लगाए हैं तो खेतों में पका हुआ खेतों में पानी घुसा हुआ है। बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां विस्थापित नेता राजू दुबे ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर CPI-ML की सदस्यता ले लिया। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और इसी दौरान राजू दुबे ने कहा कि CPI-ML विस्थापितों और युवाओं की समस्याओं को मजबूती से उठाने का काम कर रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। राजू तो ले लिया, उसके बाद मैंने कांग्रेस, बीजेपी सबको देखा। जब जब यहाँ पर विस्थापितों पर अत्याचार हुआ है, यहाँ के मजदूरों पर अत्याचार, लाल झंडा माननीय विधायक कामरेड अनूप चटर्जी आगे खड़े हुए हैं। इनसे हम काफी प्रभावित हैं, इसलिए हमने इनके सानिध्य में भाकपा माले ज्वाइनिंग किया और यहाँ के विस्थापित और मजदूरों का आंदोलन को हम चरम सीमा पर ले जाएंगे। नहीं, देखिए, छोटी छोटी परिवर्तन से ही बड़ी परिवर्तन आती है और सेक्टर 8 में
राजू दुबे जी के नेतृत्व में जो भाजपा में भी थे, उनके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस इलाके के ज्वाइन किए। तो हम लोग आशा करते हैं जो शहरी क्षेत्र में खास करके बोकारो में उनके आने से प्रभाव होगी, हमारी संगठन और भी मजबूत होगी।